हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जल्द ही हम आपके अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉडल को सॉल्व करेंगे आपके सामने। और हर दिन एक सेट हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसा कि टाइम ड्यूरेशन होता है 3 घंटे के अंदर में हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। 15 मिनट हमें पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। ये कक्षा 12 का है, भौतिक विज्ञान है। सेट नंबर पहला 2023 का मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। पेपर कोड आप अनसॉल्व में मिला सकते हैं। पेपर कोड है 346 BS। ठीक है, और आप पेपर को सॉल्व करके देखिएगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको सेम उसी तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे पेपर सॉल्व करने के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको देते चलेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि आपके ये बोर्ड है और बोर्ड के लिए आपका ये देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉजिक हमें सीखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़े हैं क्लास 12th में तो भी आप आराम से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी फिजिक्स की पूरी तैयारी मेरे साथ होते रहेगी। ठीक है, पहला खंड अ का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे तो पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसा कि हम आपको अनसॉल्व लिए हैं भौतिक विज्ञान का, आप कोई भी प्रकाशन ले सकते हैं जिसमें भौतिक विज्ञान का मैंने पहला पेपर जो है भौतिक विज्ञान का पहला सेट नंबर 1 2023 और सेट का है 346 कोड BS। पेपर कोड 346 BS है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। नोट में यहाँ कुछ बातें लिखी हैं जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहला नोट में क्या लिखा गया है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य है, मतलब इतने हैं। अब इसमें यह भी बताया गया है जो पहला खंड है उसमें जितने भी प्रश्न है वो एक एक नंबर के हैं। तो एक एक नंबर के जो प्रश्न है केवल हमें जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है, एक्स्ट्रा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो खंड ब है उसमें भी 1 नंबर के क्वेश्चन है। खंड स वाले जो अंक हैं वो 2 नंबर के हैं। खंड द वाले 3 नंबर के हैं और य वाले 5 नंबर के हैं प्रश्न। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है य वाले में इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न को हल करना है, जैसा कि ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न उत्तर को आपको हल करना है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन को आपको करना है। ये ब ख सारे क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लिया है जिसके कारण हम आपको समझा सके। ठीक है, चांदी का परावैद्युतांक K है और K का मान क्या होगा? तो जब भी चांदी की बात की जाए तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अब आपके मन में मतलब ये बात समझ लीजिए कि सबसे अच्छा करंट फ्लो करने के लिए कोई तार है तो वो चांदी का तार है। तो आपके मन में ये विचार होगा कि चांदी का तार सबसे अच्छा होता है करंट के लिए, विद्युत भेजने के लिए, क्योंकि उसका रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, तो सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर सबसे अच्छा सुचालक है तो हम चांदी के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते अपने घरों में? चांदी का तार बनाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर खंभे पे चांदी का तार लगा दिया, रात को लगाओगे सुबह गायब, सुबह लगाओगे रात को गायब। आ जाइए प्रश्न देखते हैं। चांदी का परावैद्युतांक K होता है। ठीक है, तो K का मान क्या होगा? K का मान होगा इनफाइनाइट। चांदी का परावैद्युतांक K है और K का मान कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अब आगे अगला प्रश्न है। यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर की चित्र की व्यवस्थित किया गया है। ये NPN ट्रांजिस्टर का एक फिगर बनाया गया है। यह एक परिपथ है। वैसे तो सिलेबस से ये कट गया है लेकिन आपको इसको बता देना है। जब भी NPN ट्रांजिस्टर में कोई भी सर्किट बीच से अगर जुड़े, बाहरी सर्किट, यहाँ एक वोल्टता स्थापित की गई है, वोल्टेज लगाई गई है। इस वोल्टता, ये वोल्टेज जब कभी भी अगर बीच से जुड़ती है यानी कि यहाँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्सर्जक प्रवर्धक क्या है? जब करंट आधार से होकर गुजरे, कांस्टेंट आधार कांस्टेंट के तौर पे कार्य करे, तो उत्सर्जक प्रवर्धक का कार्य का ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। वैसे ये सिलेबस से कट गया है तो अभी आपके मॉडल पेपर में था तो इसलिए हमने बता दिया। अगला प्रश्न है
एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो हमने आपको पढ़ाया है कि वैसे तो n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m, डेल्टा माने विचलन कोण, अपान यहाँ ये बाई 2 होगा और फिर पूरे के बटे हो जाएगा साइन a बाई 2। लेकिन पतले प्रिज्म के लिए सिर्फ इतना होता है। जब केवल पतला प्रिज्म हो तो उसके लिए केवल ये लिखते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपान में a बाई 2। साइन को हटा देंगे, बाकी सब चीज़ रहेगा, साइन को हटा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर a प्लस डेल्टा m अपान a। अब a और ये दोनों का मान समान है तो दोनों का मान x रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। n बराबर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई तो ऑप्शन में आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका है, यह एक समीकरण दिया गया है और यह समीकरण किसका है, क्या यह नाभ की विखंडन का है, क्या यह नाभ की संलयन का है, क्या यह नाभ की विघटन का है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है, जब भी हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाए, मतलब एक हाइड्रोजन से हीलियम परमाणु 2He4 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और जब कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे विखंडन नहीं संलयन होता है। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब कंबाइन होना। यानी हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहे हैं, एक एक मिल के 2 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपक्रिया कैसी अपक्रिया होगी, नाभ की संलयन की अपक्रिया होगी। अगर यही अपोजिट हो जाए कि 2He4 से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएं और एक न्यूट्रॉन भी बाहर हो जाए प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकले, तो यहाँ विखंडन हो रहा है। एक हीलियम परमाणु 2 हाइड्रोजन में टूट रहा है, यहाँ 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम परमाणु बना रहे हैं, हीलियम अणु बना रहे हैं। उस केस में ये संलयन की घटना होगी, ना विखंडन होगी, ना विघटन होगी, ना इनमें से कोई होगा। ऑप्शन आपका होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा मूल कण नहीं है। मूल कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल, पॉजिट्रॉन नया खोजा गया पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, अल्फा कण ये हीलियम परमाणु है, 2He4 ये नहीं है, यानी आपका ऑप्शन होगा अल्फा कण। न्यूट्रिनो नया खोजा गया पार्टिकल है, यह फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति N, अनुनादी आवृत्ति NR की किस स्थिति में होगी। तो ध्यान से देखिए, ये जब भी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की बात की जाए वो हमेशा अनुनादी आवृत्ति से अधिक होती है, कम कभी नहीं होती है। परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से हमेशा अधिक होती है, ये हमने पढ़ाया था। जब किसी परिपथ की वास्तविक आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो इस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं और इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। यानी N इज़ ग्रेटर देन NR, धारा की आवृत्ति हमेशा अनुनादी आवृत्ति से अधिक होती है। किस परिपथ में, LCR परिपथ में, यानी ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र तीनों जुड़े होते हैं। उस परिपथ में धारा की जो आवृत्ति होती है वो अनुनादी आवृत्ति से अधिक ही होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, ये खंड बा आ गया। खंड बा में सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता बताइए। 2 विशेषताएं बतानी है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो पहली विशेषता कि इनके लिए, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये बिना माध्यम की कहीं भी जा सकती है, इन्हें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
दूसरी बातें क्या है, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। देहली तरंग दैर्ध्य क्या है? बस दो बातें पूछा, दो, क्योंकि एक ही नंबर मिलने वाला तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। देहली तरंग क्या है? देखो, ये धातु की पृष्ठ है और इस पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जिसके आपतित होते ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसके आपतित होते ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उस तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सारे आंसर हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? यह धातु की पृष्ठ है। जब कोई भी तरंग दैर्ध्य, वह अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य जिसके आपतित होते ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, यानी उत्सर्जित होने लगते हैं, उस तरंग दैर्ध्य को हम देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ध्यान दो। एक अपवर्तनांक n1 का मान दिया है 3/2, n2 का मान दिया है 3/2। अब इस अपवर्तनांक वाले एक उत्तल लेंस को द्रव में रखा जाता है, तो ध्यान से देखो 1n2 बराबर हो जाएगा 3/2 बटे 3/2। ये दोनों कैंसल, 1 आ गया, यानी 1n2 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमारा फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर n का मान 1 रखो, 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट में जो भी रहे r1 माइनस r2। 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 1/r1 माइनस 1/r2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/f इज इक्वल टू 0। अब ये 1/f का मान 0 आ गया, यानी इसे अपान में 1 लिखो, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/0, यानी फोकस दूरी हो जाएगी इनफाइनाइट। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये है सवाल आपका कि यदि n बराबर 2/3 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 वाले अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से क्या अभिप्राय है? वैसे तो ये प्रश्न कट गया आपके सिलेबस से, ठीक है, लेकिन अब प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर दे दिया जाए। तो जब संग्राहक धारा कलेक्टिव करंट, ध्यान दो, कलेक्टिव करंट I लिखते हैं और उत्सर्जक धारा को, बेस करंट को क्या बोलते हैं? IB। जब संग्राहक धारा IC में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा IB में परिवर्तन का अनुपात देखा जाता है, तो उसी अनुपात को धारा लाभ कहते हैं और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर होता है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, ठीक है। यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात को, चेंजिंग ऑफ कलेक्टर करंट अपान चेंजिंग ऑफ बेस करंट, दोनों के अनुपात को हम धारा लाभ कहते हैं और यह धारा लाभ बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। एक और धारा लाभ होता है, उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ पे बेस करंट के जगह पर अमीटर का
ट्रांजिस्टर वाला करंट लग जाएगा, यानी बेस के जगह पे हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ अभी बेस का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे सिलेबस से ये चीज़ें कट गई है। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ये एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो n बराबर लिख देंगे 7, q की वैल्यू पूछी है उसने, q बराबर होता है n इंटू ई, मतलब सीधे सीधे 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 16 सत्ते 112 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। इतना कूलाम आवेश नाइट्रोजन पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व के हेनरी को परिभाषित करना है। ठीक है, एक हेनरी को परिभाषित कीजिए, तो हेडिंग लिखेंगे स्वप्रेरकत्व गुणांक। इसे ई से प्रदर्शित करते, यल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर होता है ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब इसे परिभाषित करना है, तो सीधे लिखेंगे इसका मान 1 कर देंगे, यानी यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 रख दिया जाए, रखने पर, तो एल बराबर हो जाएगा ई। अब इसका तात्पर्य क्या है? यदि कुंडली में एकांक धारा, या 1 मिनट लैंग्वेज को थोड़ा से कर दीजिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में एकांक समय में एकांक परिवर्तन किया जाए तो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। या आप इसे कह सकते हैं कि किसी कुंडली के एकांक समय में एकांक धारा के परिवर्तन होने पर उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। एकांक समय में एकांक धारा परिवर्तन होने पर उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई स्वप्रेरकत्व कहलाता है, या स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। इसे गुणांक भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? यहीं से परिभाषा है, लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1। इसका क्या अर्थ है? एकांक समय में एकांक धारा परिवर्तन करने पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। ठीक है, आपका केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और खंड ब करने में ये वीडियो 18 मिनट से 19 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो शेष पार्ट को हम अगले दिन अपलोड कर देंगे। बाकी प्रश्नों को हम, वैसे प्रश्न तो लिख चुके हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो शेष पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट भाग में अपलोड कर देंगे। आप हमसे लगातार बने रहिए, हम आपको पूरा सॉल्व करके धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है।